हाय एवरीवन, हिंदी साहित्य स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, कल 4 जुलाई को आपका हिंदी का एसटेट का ये लेवल 3 का एग्जाम हुआ था। तो आइए आज हम इसकी जो एक्सपेक्टेड है, अनुमानित आंसर की है, एक्सपेक्टेड आंसर की है, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब आपका ओरिजिनल आंसर की आएगी, आप उससे आंसर अपने मैच कर लेना। तब तक हम कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पढ़ेंगे, उनको डिस्कस भी करेंगे और उनकी जो अपने हिसाब से जो आंसर की है वैसे तो सही है, बट फिर भी एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाएगा तो हम उसे मैच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 91 वाला क्वेश्चन है। यहाँ तो पत्ता तक नहीं हिल रहा, पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? ये आपकी शक्तियों से है, जो शब्द शक्तियां होती है ना, आर्थी, अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है, 3 शब्द शक्तियां हमारी, तो वहीं से है। तो यहाँ तो पत्ता तक नहीं हिल रहा, लक्षणा, लक्षणा क्या होती है? जो पहले वाली होती है, जिसमें किसी का कोई डायरेक्ट बोलते ही एज इट इज आंसर जिसका निकल जाए, जैसे यह तो राम है, यह तो श्याम है। शाब्दी व्यंजना, जिसमें शब्दों के माध्यम से अर्थ निकलता है। आर्थी व्यंजना, जिसमें शब्दों का अर्थ निकलता है, जैसे एक तो डायरेक्ट शब्द से पता लग जाएगा, लेकिन शब्द के अंदर से जो उनके स्पेसिफिक अर्थ होते हैं वो निकलते हैं। जैसे यहाँ तो पत्ता तक नहीं हिल रहा। एक बात बताइए, यहाँ तो पत्ता पत्ता तक नहीं हिलने का क्या मीन्स होता है? क्या सीधा अर्थ निकल रहा है? पत्ता तक नहीं हिल रहा मीन्स यहाँ पर पूर्ण शांति है, कोई हलचल नहीं हो रही। नहीं तो हम लक्षणा में क्या बोलेंगे? सीधा पत्ता, यहाँ तो बहुत शांति है, यहाँ तो सुनसान जगह है बिल्कुल। लेकिन अर्थ इसका कुछ और, इन शब्दों का कुछ और अर्थ निकल रहा है, तो ये हमारी आर्थी व्यंजना होगी। और अभिधा हमारा सिंपल वाली है, अभिधा लक्षणा व्यंजना। अभिधा से डायरेक्ट अर्थ निकलेगा, लक्षणा में जिसमें अभिधा में अर्थ नहीं निकलता वहां लक्षणा होगी, और व्यंजना जो अभिधा और लक्षणा से किसी तीसरे की बात करेगी। तो यहाँ पर आपकी आर्थी व्यंजना ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह लड़का लंबा है। वाक्य में आपको सत्य कथन बताना है। वह लड़का लंबा है, इस वाक्य में सत्य बताना है आपको। विशेषण विशेष्य दोनों पुल्लिंग बहुवचन है। बी विशेषण विशेष्य दोनों पुल्लिंग एकवचन है। सी विशेष्य एकवचन विशेषण बहुवचन है। विशेषण एकवचन और विशेष्य बहुवचन है। देखिए स्टूडेंट, ये वाले बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। आप देखिए, वह लड़का लंबा, हमें सबसे पहले पता है वह सर्वनाम है, लड़का आपका संज्ञा है, लंबा आपका विशेषण है आपकी हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन ये देखिए, बहुवचन बहुवचन बहुवचन, लेकिन ये लड़का तो एक वचन है ना, तो डायरेक्ट हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन में ऐसा है। तो ये हमारा, जिसमें विशेषण है, विशेष्य है, दोनों पुल्लिंग है। विशेषण क्या है? इसका लंबाई हो गई इसकी, और लड़का क्या है आपका? विशेष्य है। तो दोनों पुल्लिंग है और एक वचन है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। मैंने राधा को हंसाया, वाक्य में क्रिया है, क्रिया पूछा आपको। ऑप्शन ए नाम धातु क्रिया, ऑप्शन बी कृदंत क्रिया, ऑप्शन सी प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन डी संयुक्त। देखो संयुक्त में तो बिल्कुल भी नहीं है, दो का ऐड होता है इसमें। कृदंत जो धातुओं से बनते हैं, नाम धातु खिलवाना पिलवाना वैसे होती हैं, लेकिन ये हंसाया, ये नाम धातु से उठना से उठवाना ऐसे वाली। लेकिन जो प्रेरणार्थक होती हैं, किसी से कोई काम करवाया जाता है, करवाया जाता है। तो मैंने राधा को हंसाया, किसी से कोई काम हुआ, तो ये आपकी क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन ये कौन सा हमारा? सी वाला सही हो जाएगा। फिर है आपका, वसंत छंद में वर्णों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 26। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, वसंत छंद में वर्णों की संख्या आपकी 12 होती है। प्रश्न 95, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? ये अगर आपने थोड़ा सा ढंग से पढ़ा है तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए उत्साह, ऑप्शन बी विस्मय, ऑप्शन सी भय, ऑप्शन डी क्रोध। ये वाले नहीं है इनके, इसका विभत्स होता है, भय का भयानक वाला है, ये क्रोध है। रौद्र का आपका क्रोध। बहुत सा इजी वाला क्वेश्चन, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। जो आप इन 9 रस हैं उनको करके गए होंगे, तो वहीं से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर है आपका 96 का, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध पूछा है, बिल्कुल शुद्ध है। भौगोलिक, भौगोलिक, भौगोलिक या भौगोलिक। देखो भौगोलिक सबको पता नहीं पता, ये भौगोलिक ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों दे रखे हैं। तो आपने अगर ये दो वाले सेम दे रखे हैं तो इस पर जाइए, सी पर जाइए आप। वैसे आपका मे भी सबको ग्रेस भी मिल सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन ये दोनों एक बार दे रखे हैं तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 97, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। स्पष्ट, देखो नहीं है ना, स्पष्ट। प्रियतमा में इधर से आएगी, स में आधा से आएगा, इधर पूरा नहीं आएगा ये। सात्विक,
परिस्थिति, परिस्थिति में आगे से ई की मात्रा इधर से आएगी, यहां से, तो सात्विक हमारा सही है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग संस्कार, सम आएगा ना, सम प्लस कार, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। सन नहीं आएगा, सम पे हलंत नहीं, कई बच्चों ने जल्दबाजी में सम भी लगा दिया होगा, सन भी कर दिया होगा कई बच्चों ने, क्योंकि ये वैसे है तो इजी, लेकिन फिर कंफ्यूजिंग भी है ये, तो सम प्लस कार, संस्कार। 99 पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग ही है, ज्यादा नहीं है। देखिए मागधी है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अर्धमागधी, ऑप्शन सी महाराष्ट्री, ऑप्शन डी सोरसानी। मागधी में आपकी कौन सी आएंगी? बिहारी है, बंगाली है, ये वाली आ जाएंगी मागधी में। अर्धमागधी में क्या होंगी आपकी? अर्धमागधी में, अर्धमागधी में क्या होंगी आपकी? आपकी पूर्वी हिंदी, जिसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। उसके बाद है महाराष्ट्री, महाराष्ट्री में आपकी मराठी होती है। उसके बाद है आपकी सोरसैनी, सोरसैनी, सोरसैनी में आपकी जो राजस्थानी है, गुजराती है, ये सारी चीजें हो जाएंगी। उसके बाद है प्रश्न 100वां है, राजभाषा नियम 1976 में ख क्षेत्र में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? नहीं है पूछा है, ये ध्यान में रखना आपको। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, तो जो हरियाणा है ये आपका क क्षेत्र में शामिल है, तो ऑप्शन ए यहाँ हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 111, 2004 के संविधान संशोधन में कौन सी 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो देखिए मैथिली, कोंकणी, संथाली, सिंधी। देखिए एक तो हमारी नमक है, नमक आई थी, हाँ जी नमक आई थी हमारी एक बार, तो नमक है हमारी, नमक, नमक आई, नमक से नेपाली, मणिपुरी और कैसे कोंकणी। एक है डोगरी, मैथिली, बोडो, संथाली। एक है गुजराती, नेपाली, सिंधी, सिंधी हमारी स्टार्टिंग की है। मणिपुरी, मराठी, कोंकणी, मलयालम। देखिए सारी इधर रखी है, लेकिन एक आपको याद रखना नमक भी आई थी हमारी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। फिर उसके बाद आई है हमारी 4 भाषाएं, वो 1992 में आई थी, उसमें 1992 में, और ये 2003 में आई थी और 4 में लागू होती हैं। तो डोगरी, मैथिली, बोडो, संथाली। डोगरी बी वाला, मैथिली, बोडो, संथाली, क्योंकि यहाँ पे नमक में कोंकणी पहले आ चुकी है, नमक नेपाली और मणिपुरी, ये तीनों आपकी इससे पहले आ चुकी हैं। कोई अब नमक याद रखेंगे तो भी आपका ये डी बी वाला ऑप्शन एलिमिनेट होगा, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन है 102, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वरों के भेद होते हैं। देखिए एक हमारी हिंदी व्याकरण है ना, कामता प्रसाद गुरु की काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वरों के भेद पूछे गए हैं। ऑप्शन ए मूल स्वर, संधि स्वर है, ऑप्शन बी हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर है, ऑप्शन सी लघु स्वर, गुरु स्वर है, या सभी है। तो यहाँ पे आपके सिर्फ 2 है, मूल स्वर और संधि स्वर उन्होंने माना है। प्रश्न 103, आरामदेह शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय पूछा है, तो आराम प्लस दे, दे आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन 104, जिसकी कोई सीमा न हो उसके लिए एक शब्द समूह का आपको चयन करना, जिसकी कोई सीमा न हो। सीमांत, असीम, अनुत, मृषा। तो ये जो असीम है ना, जिसकी कोई सीमा नहीं, वो असीम आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न 105, झंडा का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा, नहीं है झंडा का। वैजयंती, केतन, ध्वजा, उत्स। तो वैजयंती भी है, केतन भी है, ध्वजा भी है, लेकिन उत्स है मतलब उत्पन्न होना, उत्पन्न, उत्सर्जन करना। पेन पता नहीं क्यों नहीं, क्या टेक्निकल इश्यू है इसमें, उत्सर्जन होगा, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकीर्ण शब्द का विलोम बताना है आपको। संकीर्ण जो शब्द है आपका विलोम बताइएगा इसका। संकुचन, विस्तीर्ण, सरल, संकुचित। संकीर्ण विलोम पूछा, संकुचन भी हो गया और सरल भी आपका इजी इजी हो जाएगा, संकुचित भी आपका संकीर्ण जैसा ही है, लेकिन जो विस्तीर्ण है जिसका विस्तार बड़ा हो जाएगा, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा विस्तीर्ण, बड़ा होना। 107वां, जहां ध्वनि के कारण श्रोता वक्ता के मूल कथन का अर्थ उससे भिन्न रूप में कल्पित करे। ध्वनि के कारण सुनने वाला उसके मूल जो कथन है उसका अर्थ उससे भिन्न रूप में उसकी कल्पना करेगा, वहां क्या होगा? काकु वक्रोक्ति, श्लेष वक्रोक्ति, अपनुति, प्रतीक। तो वहां पर काकु वक्रोक्ति होगा, जो ध्वनि के कारण श्रोता वक्ता के जो मूल शब्द का अर्थ कुछ और ही कल्पना करके लगाएगा, वहां पर आपका कौन सा अलंकार होता है? काकु वक्रोक्ति।
आपका है प्रश्न 108, ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य किसने लिखा? ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य किसने लिखा? आपका ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी मध्वाचार्य, ऑप्शन सी रामानुजाचार्य, ऑप्शन डी निम्बकाचार्य। तो आपका ये रामानुजाचार्य ने लिखा। ये थोड़ा सा आपका टिपिकल वाला क्वेश्चन है। 109, अष्टछाप के कवियों में कौन सा कवि वल्लभाचार्य का शिष्य था? ये भी आपके नेट वाले सिलेबस में ही है। कृष्णदास, चित्तस्वामी, नंददास या फिर गोविंद स्वामी। वल्लभाचार्य का पूछा है, तो आपका कौन हो जाएगा? कृष्णदास। ये सारे विट्ठल के हो जाएंगे। फिर प्रश्न 110, राम रक्षा स्तोत्र के रचनाकार कौन है? ये आपके रामानंद है। काफी इंपोर्टेंट है ये वाला, बहुत बार हमने पढ़ा हुआ राम रक्षा स्तोत्र। ऑप्शन 1 तुलसीदास, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी अग्रदास, ऑप्शन डी नाभादास। तो ये रामानंद आपके सही हो जाएंगे। प्रश्न 111, निम्न में से कौन सा आलवार भक्त नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है या नहीं है, क्या पूछा है? ऑप्शन ए मुनिवाहन, ऑप्शन बी कुलशेखर, ऑप्शन सी सरहप्पा, ऑप्शन डी सटकोप या सरयोगी। तो ये सरहप्पा हैं, ये आपके सिद्ध हैं, जो 808वीं सदी में है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। पौम चरियु इसकी प्रथम रचना है, राम काव्य पर आधारित है सरहप्पा। ये आपके आलवार भक्त नहीं है। बाकी मुनिवाहन, कुलशेखर, सटकोप आपके आलवार हैं, जो 12 है संख्या में। 112वां क्वेश्चन, रामचरितमानस में मानस शब्द का अभिव्यंजित क्या करता है? मानस शब्द हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, हृदय होता है हमारा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। व्यक्तित्व, मस्तिष्क या चिंतन, तो ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 113, बिहारी सतसई पर कौन से ग्रंथ का प्रभाव है? जयमंग जसचंद्री का, गाथा सप्तशती, अमरूक शतक या आर्या सप्तशती। तो ये आपके गाथा सप्तशती का इसका प्रभाव है। ऑप्शन बी है जो आर्या सप्तशती से प्रभावित है, लेकिन मुख्य स्रोत गाथा सप्तशती है इसका। तो आपको ये ध्यान में रखना है। प्रश्न 114, निम्न में से कौन सा अलंकार निरूपण ग्रंथ है? अलंकार निरूपण, ये आपके रीतिकाल से प्रश्न है। उज्ज्वल नीलमणि, मतिराम कृत ललित ललाम, पद्माभरण या पद्माभरण और अलंकार पंचाशित। तो पद्माकर की रचना है पद्माभरण। देखिए, एक तो मतिराम की भी है पद्माभरण, लेकिन एक पद्माभरण पद्माकर की भी है। तो ऑप्शन सी हमारा, ये कंफ्यूजिंग करने के लिए दिया है आपको, ध्यान में रखना है इसको। ये आपका अलंकार निरूपण ग्रंथ है। देखिए यहाँ पर भी अलंकार लिखा हुआ कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन बी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऋण मुक्त समास शब्द में समास है। देखिए समास आप जानते हैं, जैसे ये सारे तत्पुरुष दे रखे हैं। ऋण से अलग होना ना, ऋण से मुक्ति हो रखी है इसकी। जैसे पेड़ से पत्ता गिर रहा है, ऐसे घर से हम बाहर जा रहे, किसी चीज का अलग होना होता है, वो क्या होगा? आपका अपादान तत्पुरुष होगा। संप्रदाय में काक एक ही होते हैं। कर्ण, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा कोई काम होता है, अधिकरण में पर होता है। तो अपादान ऋण से मुक्त या अलग होने का जिसमें भाव होता है आपका, वो आपका तत्पुरुष समास है। प्रश्न 116, वसुंधरा शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या द्विगु। वसुंधरा, वसु को धारण करने वाली कौन? हमारी पृथ्वी है। तो इसका क्या? तत्पुरुष हो जाएगा ये वाला हमारा। लेखक ने तिब्बत की यात्रा किस वेश में की थी? ऑप्शन ए सैनिक, ऑप्शन बी भिक्षु छद्म भेष भिखमंगे के वेश में, ऑप्शन सी व्यापारी, ऑप्शन डी पर्यटक। तो ये ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, भिक्षु छद्म वेश में उन्होंने की थी। गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, किसका कथन है? काफी इंपोर्टेंट है। गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, किसने बोला? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल या ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा था गद्य जीवन संग्राम की भाषा। प्रश्न 119वां, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, ये वाला शब्द किसने कहा? ऑप्शन ए रामकुमार वर्मा, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल या ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की, काफी इंपोर्टेंट है। जब आप निबंध आलोचना ओपन करोगे तो फर्स्ट पेज पे वो ये वाली कोटेशन लिखी गई है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, फ्यूचर में भी आपको काफी हेल्प होगी इन क्वेश्चन से। आगे पीछे हर जैसे यूपी टेट की बात करें, एसटेट की बात करें, पी टेट की बात करें, ये सारी क्वेश्चंस एक दूसरे में सिमिलैरिटी होती है। प्रश्न 120, निम्न में से कौन सा कथन प्रेमचंद के साहित्य लेखन के विषय में असत्य है? असत्य है। प्रेमचंद ने आदर्शात्मक यथार्थवाद की व्यंजना की। हाँ जी बिल्कुल की, ठीक है। प्रेमचंद ने नारी तथा किसानों की दयनीय स्थिति का चित्रण किया, ठीक है। उनमें केवल, केवल आते ही थोड़ा ध्यान रखना स्टूडेंट, जब भी क्वेश्चन आपको न समझ में आए, अगर केवल है तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। पशु पक्षियों को अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। तो ये तीनों सही हैं। और ये पशु पक्षियों की आत्मीयता तो हम महादेवी वर्मा में छायावाद में देखते हैं। तो प्रेमचंद की अगर हम बात करते हैं तो ये तीनों ऑप्शन उनके सही हो जाएंगे। और असत्य पूछा तो ऑप्शन सी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। प्रश्न 121, कबीर ने आंधी के बाद होने वाली वर्षा का किस रूप में वर्णन किया है? ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है।
कर्णारूपी वर्षा, बी कृपा रूपी वर्षा, ऑप्शन सी आसक्ति रूपी वर्षा, या ऑप्शन डी प्रेम रूपी वर्षा। आंधी होने के बाद वर्षा का, तो ये आपका प्रेम रूपी वर्षा हो जाएगा स्टूडेंट। इसमें हम थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। प्रश्न 122, दो बैलों की कथा में दोनों बैल किस जाति के थे? काफी अच्छा क्वेश्चन है। दोनों बैल किस जाति के रहे हैं? ऑप्शन ए अरबी के, देसी के, पछाई के, साहिवाल के। जब आप इसको दो बैलों की आत्मकथा पढ़ोगे तो पछाई के दो बैल हैं, ये पढ़ोगे आप, उस जाति के। प्रश्न 123वां, हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली में प्रीगणित पद नहीं है। प्रस्तुतिकरण, प्रस्तावना, मूल्यांकन, उद्देश्य। तो मूल्यांकन नहीं, ये भी हमने भी पढ़ा साइको में। आप हर्बर्ट की पंचपदीय पढ़ेंगे तो मूल्यांकन नहीं है उसमें। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। और प्रश्न 124, बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक किस पर निर्भर करता है? पाठ्यपुस्तकों पर, संचार माध्यमों पर, समृद्ध भाषा परिवेश पर, या व्याकरणिक नियमों की औपचारिकता पर? तो ये आपका समृद्ध भाषा परिवेश पर करेगा, क्योंकि बच्चों का जो भाषाई विकास है सबसे ज्यादा समृद्ध भाषाई परिवेश पर उनका असर होता है। 125, समवाय विधि का प्रवर्तक कौन है? ब्लूम है, हर्बर्ट है, फ्रोबेल है, या कौन है? तो समवाय विधि आपकी किसकी है? हर्बर्ट की है, जो जेन बोसिंग शिक्षण संदर्भ में। लेकिन यहाँ दिए विकल्प सिर्फ हर्बर्ट ही आप ध्यान में रखना, फ्यूचर के लिए भी समवाय विधि किसकी है? हर्बर्ट की है। ऑप्शन क्वेश्चन 126, हर्बर्ट उपागम के संबंध में असत्य कथन पूछा है। यह बाल केंद्रित है, इस विधि से यथा समय पाठ्यक्रम पूर्ण हो जाता है, यह बालकों को अधिकतम समय मनोवैज्ञानिक अवसर उपलब्ध कराती है। तो देखिए, हर्बर्ट की उपागम में असत्य पूछा है, बाल केंद्रित है और पाठ्यक्रम को पूरा करवाती है, तो यह बालकों को अधिकतम समय मनोवैज्ञानिक अवसर उपलब्ध करवाती है, ये वाला असत्य है, क्योंकि यहाँ शिक्षण प्रधान होता है, समृद्धि स्तर की विधि होती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 127वां, आगमन विधि में किस शिक्षण सूत्र का पालन नहीं होता? ऑप्शन ए अज्ञात से ज्ञात की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि ज्ञात से अज्ञात की ओर ही शिक्षण सूत्र विधियां होती हैं, ये हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 128, लेखन शिक्षण की मुख्य विधि नहीं है। लेखन शिक्षण मोंटेसरी, व्याख्या विधि, जैक्टोट विधि, या पेस्टोलॉजी। तो जो व्याख्या विधि है वो लेखन शिक्षण की मुख्य विधि नहीं है, ये सारी बाकी तीनों। प्रश्न 129वां, भाषा शिक्षण में उच्चारण की शुद्धता के लिए प्रयोग किया जाता है डिक्टाफोन, लिंग्वाफोन, ओएचपी, ग्रामोफोन। तो आपका लिंग्वाफोन भाषा शिक्षण में उच्चारण की शुद्धता के लिए यूज किया जाता है। प्रश्न 130 है, आचार्य शुक्ल ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया है? प्रमुख ग्रंथ, ऑप्शन बी परंपरा, ऑप्शन सी प्रवृत्ति की प्रधानता, या ऑप्शन सी कवियों के जीवन। तो जो वहां उनकी प्रवृत्तियां होती हैं, जो उनके काल निर्धारण में प्रवृत्तियां यूज की गई हैं, उसका ही इनके आधार पर नामकरण इन्होंने किया है। काफी इंपोर्टेंट है अपने आप में। क्वेश्चन 131, हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल की संज्ञा किसने दी? इंपोर्टेंट है, फ्यूचर के लिए भी आप उसको ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट है आपके लिए। मिश्र बंधुओं ने जो 1868 से 1900 सदी आदिकाल का जो नामकरण मानते हैं, प्रारंभिक काल का मिश्र बंधुओं ने। राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या रामचंद्र शुक्ल पूछा। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है, और राहुल सांकृत्यायन को आप बताइए क्या कहा है। तो मिश्र बंधु यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न 132, किस आलोचक ने जैन नाथ सिद्धों की रचनाओं को वीर गाथा काल के साहित्य के अंतर्गत नहीं रखा? ये हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। हमने बहुत बार इनके इतिहास को पढ़ा है, तो उसमें साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है, आप भी ध्यान से पढ़िएगा। डॉक्टर नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्रगुप्त, या नामवर सिंह। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न 133वां, स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं? देखो, स्वरों का चढ़ता क्रम होता है उसको आरोही बोलते हैं, और स्वरों का जो उतरता क्रम है उसको क्या बोलेंगे? हम अवरोही बोलेंगे। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है 134वां, निम्न में से वर्तस्य व्यंजन है ज, ल, द, ध। ये आप बोलोगे तभी आपको पता लग ही जाएगा। तो य, त, थ, द, ध, न, य, र, ल, व, य, र, ल, व वर्तस्य व्यंजन है, ये आपके ल वाले। ठीक है। ताल का मुख्य कार्य क्या होता है? वाद्य यंत्र को बजाना, जोर जोर से गाना गाना, लयबद्ध ढांचा प्रदान करना, या राग का वर्णन करना। तो लयबद्ध ढांचा प्रदान करना आपका ताल का मुख्य कार्य होता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 136 है, निम्न में से कौन सा उपमा का अंग नहीं है? उपमा का, उपमेय, सादृश्य शब्द, समान धर्म, पूर्णोपमा। हमें लगता है ये उपमा का अंग है, लेकिन ये नहीं, ऑप्शन डी। क्योंकि पूर्णोपमा यह उपमा का एक भेद है, अंग नहीं है। उपमा के सिर्फ चार अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। उपमा का हमने पढ़ा है ना, उपमा हमारा अलंकार होता है जो, जिसमें सा, सी,
ऐसे गुणधर्म जिसमें यू के पीपर पात श्रीस मंडोला ऐसे वाले, ये अलग अलग अंग होते हैं इसके 4, तो ये उसके भेद है उपमा। वक्रोक्ति का शाब्दिक अर्थ है काको वक्रोक्ति, श्लेष वक्रोक्ति, जोड़ा या टेढ़ी उक्ति, तो यहाँ पे आपका टेढ़ी उक्ति हो जाएगा। देखिए वक्रोक्ति से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रश्न 138वां है, इनमें जिसमें उपमा का कोई अंग लुप्त हो जाए उसे क्या कहते हैं? प्रतिशुष्ट उपमा, लुप्तोपमा, पूर्णोपमा, वस्तुपमा, तो लुप्तोपमा कहते हैं जिसमें उपमा का कोई अंग लुप्त हो जाए। प्रश्न 139, रोला छंद में कितनी मात्राओं पर यति होती है? तो 11 मात्राओं पर। रोला छंद में 11 मात्राओं और 13 मात्राओं पर यति होती है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। किस छंद को काव्य छंद के नाम से भी जाना जाता है? दोहा को, शोरठा को, कवित्त को या रोला को? तो काव्य छंद के नाम से जाना जाता है, ये आपका रोला छंद है। आपको ध्यान में रखना, छंदों से क्वेश्चन काफी आ रखे हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न 141, गीतिका छंद के प्रत्येक चरण के अंत में कौन सा क्रम होना आवश्यक है? लघु, लघु ऑप्शन ए, ऑप्शन बी गुरु लघु, ऑप्शन सी लघु गुरु, ऑप्शन डी गुरु गुरु। तो आपका ऑप्शन सी, इसमें गीतिका छंद के प्रत्येक चरण के अंत में लघु और गुरु होना चाहिए, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 142वां क्वेश्चन, डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल की समय सीमा क्या स्वीकार की है? तो 10वीं से 14वीं शताब्दी, 7वीं सदी के मध्य से लेकर के 11वीं सदी, 7वीं सदी के मध्य से लेकर के 14वीं सदी, सॉरी 11वीं नहीं है, ये 14वीं है। अरे भाई लिखो, 14वीं आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, 14वीं सदी के मध्य तक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 143वां, 84 सिद्ध कवियों में महिला सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई? इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए फ्यूचर के एग्जाम्स के लिए। तो ये आपकी 4 है, मणिभद्रप्पा, कनकलप्पा, लक्ष्मीकरा या मेखलाप्पा। पापा होते हैं पीछे, सिद्ध 84 हैं, 8 हैं, 10 हैं, 4 हैं, 12 हैं, तो ये आपके 4, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, फ्यूचर के लिए याद रखिए। 144वां है, सिद्ध साहित्य में महामुद्रा का, देखिए स्टूडेंट ये नेट में इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार, देखिए अब भी आ रखा है। योग तंत्र स्त्री सेवन तांत्रिक साधना में सिद्धू हेतु प्राप्ति स्त्री संसर्ग, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। स्त्री त्याग, तो ये स्त्री का सेवन करते थे, ऐसे बोलते हैं सिद्ध, बट नाथ थोड़े उल्टे हैं, उन्होंने इसको अवधूत योगी हैं जो तंत्र योग साधना से उन्होंने अपने लक्ष्य अलग बनाए। प्रश्न 145, भक्ति काल को बाह्य आक्रमण की देन किसने माना? इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिए, बहुत बार आ भी चुका है। जॉर्ज गैरिसन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या गुलाब राय ने? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को बाह्य आक्रमण की देन माना है, इस्लामी आक्रमण की देन माना है। बाह्य आक्रमण को क्या बोलते हैं? इस्लामी आक्रमण। देखिए कितना घुमा के दे रखा है, इस्लामी आक्रमण सीधा दिया गया, लेकिन ये बाह्य आक्रमण पूछा है, तो ये रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अघोष व्यंजन कितने होते हैं? देखिए एक तो आपके घोष होते हैं, एक आपके अघोष होते हैं, एक आपके अल्प प्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं। तो ध्यान रखिए, फर्स्ट और जो आपका फर्स्ट है और जो सेकंड है, इसमें क्या है? फर्स्ट और सेकंड, देखो यहाँ पे वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होता है, और तीसरा चौथा पांचवा आपका घोष होते हैं, तो ये ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। स श भी आपके घोष होते, अघोष होते हैं। ई स्वर का सही उच्चारण स्थान पूछा है, ई स्वर का, ओष्ठ तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कंठ, तालु, मूर्धा, मूर्धा, ई तालु, युशानाम तालु, मतलब ऐसे हैं, तालु, तालु इसका सही हो जाएगा, कंठ नहीं है। ई तालु जब आप बोलोगे ना, तो जो हमारा दांत के पीछे मुर्दा है, मुर्दा के पीछे तालु है, तालु के नीचे कंठ है, और बिल्कुल आगे हमारा ओष्ठ है, तो तालु में हमारी जीभ, आप बोलो ई ई ई, हमारी जीभ ऊपर तक जाएगी, आप बोल के देखिए ई, कहाँ पर आपकी जीभ टच होती है। प्रश्न 148, मुखापेक्षी शब्द में संधि है, संधि पूछा, मुखाक्षेपी, मुख प्लस अपेक्षी, मुख के समान जिसकी अपेक्षा है, तो आपका दीर्घ आ जाएगा। दीर्घ गुण में क्या होते हैं? जैसे देव प्लस इंद्र, देवेंद्र, ऐसे वाले। दीर्घ में दोनों मात्राएं बड़ी हो जाती हैं, वृद्धि में भी एक ही बड़ी हो जाती है, 2 मात्राएं हो जाती हैं। और यन में आपका ई से ये, जैसे इति प्लस आदि इत्यादि, लोक प्लस शेषणा लोकेशना हो जाता है आपका। और गुण है ये वाली संधियां आपकी, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 149 है, सर्वोपरि शब्द का सही संधि विच्छेद पूछा है। सर्व प्लस उपरी, सत्र प्लस उपरी तो बिल्कुल नहीं है, सर्व ये भी नहीं है, सर्वोपरि भी नहीं है, सर्व प्लस उपरी ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन से समास में विशेषण विशेष्य का भाव रहता है? बहुव्रीहि में, क्रमधारय में, तत्पुरुष में, द्विगु में। द्विगु में तो आप देखेंगे जो हमारी संख्याएं होती हैं, तत्पुरुष में हमारे पूरे कारक होते हैं, बहुव्रीहि में किसी अन्य का बोध होता है, तो सिर्फ जो क्रमधारय समास है उसी में हमारे विशेषण विशेष्य की बात होती है। तो ये थे स्टूडेंट हमारे 150 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इसमें एस्टेट में।
आई होप आपने कुछ समझा होगा, कुछ पहले से समझ बेहतर हुई होगी। मुझे पता आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा और एग्जाम इजी टू मॉडरेट था स्टूडेंट, टफ बिल्कुल नहीं बोलेंगे। जो स्टूडेंट रेगुलर पढ़ रहा है वो इसमें 60 में से आसानी से 45 से 50 के बीच में आराम से, ये मैं कम से कम मिनिमम बोल रही हूँ, 45 से 50 आराम से अचीव कर सकता है। इतना टफ नहीं था, पेपर बहुत ठीक ठाक है। तो अपनी तैयारी बेटर कीजिए, इन फ्यूचर में भी जो भी एग्जाम आ रहे हैं उनको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, पीवाईक्यूज एमसीक्यूज लगाइए, है ना। पीवाईक्यूज एमसीक्यूज हैं, ये काफ़ी आपकी हेल्प करेंगे। जितना हो उसके अपनी टेस्ट सीरीज दीजिए, अच्छे से पढ़िए, बेटर कीजिए। और क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, ये वाला बहुत मॉडरेट ही था, हम ज़्यादा टफ में नहीं लेकर जाएंगे। आई होप कुछ समझ बनी होगी आपकी। और अगर आपको ये कंटेंट समझ आ रहा है, ठीक लग रहा है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिए। चलिए मिलते हैं ऐसी एक एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।